बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम MySQL के अंदर बाकायदा तौर पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक मुकम्मल डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से टेबल होना ज़रूरी हैं और कौन से टेबल का किस टेबल के साथ रिलेशन होना चाहिए और इसको हम पूरी डेटाबेस को मैनेज किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप न्यू यूज़र हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट हम सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे जिसको हम किसी भी नाम से रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम उसी नाम से रखते हैं जिस नाम से हम वो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या वो हमारे पास जो क्लाइंट का कंपनी लोगो कंपनी का जो नेम होता है टाइटल होता है उसको हम क्या कर देते हैं डेटाबेस नेम रख लेते हैं। हम सिंपल इसमें मैं शॉर्ट में रख देता हूँ ई कॉमर्स के नाम से मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ई कॉम शॉर्ट में रख रहा हूँ। तो ये डेटाबेस मेरी क्या हो जाएगी इस नाम से डेवलप हो जाएगी। अब डेटाबेस का नाम हमने रख दिया। अब हमारी बारी आती है इसके अंदर टेबल्स बनाने की। तो थोड़ा सा मैंने पेपर वर्क कर रखा है तो अब हम इसके अंदर टेबल बनाते जाएंगे और उसके अंदर हम कॉलम्स जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें चाहिए होंगे उस हिसाब से हम कॉलम्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो टेबल होगा वो यूज़र का टेबल आ जाएगा। इसमें भी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एडमिन के लिए अलग से अगर टेबल बनाना चाहते हो यानी आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और आप जो एंड यूज़र है उसके लिए अलग से टेबल एक बनाना चाहते हो उन कस्टमर्स के लिए। और अगर आप जो आपके यूज़र्स हैं जैसे एडमिन है या कोई इस तरह के यूज़र्स हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ किस्म के रोल देना चाहते हो जस्ट एडमिन बनाना चाहते हो या आप जो रिक्वायरमेंट होंगी कस्टमर की उसके हिसाब से जैसे वो कहता है कि एडमिन हो जिसको ये सारी चीज़ें नज़र आएँ। एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोडक्ट को ऐड कर सके, एक हो जस्ट जो चीज़ों को देख सके, एक हो जो ऑर्डर को देख सके। तो आपको डिफरेंट रोल के यूज़र्स बनाने पड़ेंगे। और एक होता है एंड यूज़र। अब एंड यूज़र आप एक कस्टमर का जब टेबल बनाते हैं जिसको हम कस्टमर भी कह सकते हैं एंड यूज़र को, तो आप वहीं पे भी चाहें तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड रखवा सकते हैं या आप अगर उसकी लॉगिन एक्टिविटीज़ की सारी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं उसका अलग से उस यूज़र का भी अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड का बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह लेके चलते हैं। तो हम इसको बहुत सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए ये जो यूज़र का टेबल होगा ये हमारे यानी यूज़र या इसको मैं नाम एडमिन दे दूं, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा यानी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होगी उसके जो यूज़र नेम पासवर्ड या लास्ट लॉगिन एक्टिविटी जो होगी अगर मैं पूरी उसकी लॉगिन एक्टिविटी रखना चाहता हूँ तो फिर मैं एक साथ एक और टेबल भी बना दूंगा जिसमें लॉगिन एक्टिविटी के नाम से बना सकता हूँ, यूज़र एक्टिविटी के नाम से बना सकता हूँ, किसी भी नाम से वो टेबल बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे यूज़र। अब इस यूज़र में हमारे पास जो कॉलम्स आ जाएंगे या फील्ड्स आप जिनको कहते हैं वो जो आ जाएंगी उसमें सबसे पहले हम आईडी रख लेंगे। आप यूज़र आईडी भी बेशक इसको दे सकते हैं और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बना देंगे। तो ये देखें ये प्राइमरी की भी बन गई और ऑटो इंक्रीमेंट भी बन गई। और उसके बाद हमारे पास आएगा यूज़र का यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद हम उसका ले लेंगे ईमेल। बाकी हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2-3 कॉलम और भी ऐड करने हैं तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल उसका पासवर्ड। ईमेल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि रिकवरी करवा सकें। आप मोबाइल नंबर भी लेना चाहें जैसे आजकल मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं पासवर्ड रिकवर करवा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का प्रोजेक्ट है। तो हम सिंपल क्या ले रहे हैं ईमेल ले रहे हैं और यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड
वो यूज़र नेम को भी यूज़ करके लॉगिन हो सकता है, ईमेल को भी लॉगिन करके और पासवर्ड को दे के लॉगिन हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पे क्या कर सकता है कि वो जब उसको पासवर्ड भूल जाएगा तो वो अपने ईमेल आईडी दे के रिकवरी भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रोल। अब जो यूज़र रोल होगा ये दरअसल क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल सॉरी ये इंटर रहने देते हैं और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो यूज़र आएगा ना उसको हम कहते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं रखते, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो तब ही देंगे। यानी हमने इसको एडमिन बनाना है, इसको हमने कोई और रोल देना है, वो डिपेंड करता है कि बाद में यूज़र कस्टमर जो हमारा वो कस्टमर जो हमसे ये एप्लीकेशन बनवा रहा है या ये वेबसाइट बनवा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह का हमारा चाह रहा है कि वो उसके पास एक ही जस्ट एडमिन की फैसिलिटी हो या मल्टीपल यूज़र्स हों और हर यूज़र को डिफरेंट प्रिविलेजेस हों, तो फिर हम ये रोल की वैल्यू सेट करेंगे। अभी हम ये रोल की वैल्यू ये सेट कर देते हैं कि यहाँ पे हम कमेंट्स के अंदर ऐड कर देते हैं कि 1 फॉर होगा एडमिन एंड 2 फॉर हम फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं जैसे मैं कह देता हूँ सेकंड एडमिन, या आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरह के उसके लेवल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इस तरह भी दे सकते हैं सेकंड लेवल 1 यानी फॉर एडमिन है तो 2 फॉर सेकंड लेवल, थर्ड फॉर 3 फॉर थर्ड लेवल। हम फॉर एग्जांपल 3 लेवल बनाएंगे। एक लेवल में क्या कि एडमिन सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, हर चीज़ देख सकता है। और 2 फॉर होगा कि वो जस्ट क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है या ऑर्डर वगैरह देख सकता है। थर्ड प्रोडक्ट वगैरह ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। थर्ड लेवल क्या होगा कि वो जस्ट प्रोडक्ट वगैरह और सारी चीज़ें व्यू कर सकता है, ना ऐड कर सकता है, ना अपडेट, ना डिलीट। और इसी तरह वो ऑर्डर क्या होगा कि ऑर्डर की प्रोसेसिंग करवा सकता है। तो मैं इस तरह से इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई मुझसे इस लिहाज से कोई बेहतर सोच रहा हो तो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो चीज़ रखेंगे वो रख लेते हैं हम स्टेटस। स्टेटस फॉर एग्जांपल मैं स्टेटस की वैल्यू रखता हूँ कि अगर मैं किसी यूज़र को टेम्परेरी तौर पर क्या करना चाहता हूँ, ब्लॉक करना चाहता हूँ, उसको परमानेंट डिलीट नहीं करना चाहता, ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं उसका स्टेटस क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टेटस 0 ही रखेंगे कि कोई न्यू यूज़र ऐड होता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी वो एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो जब हम उसको खुद एक्टिव करेंगे, एडमिन उसको एक्टिव करेगा तो वो लॉगिन वगैरह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रख सकते हैं लास्ट लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। लास्ट आप अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। लास्ट लॉगिन एक्टिविटी कुछ भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लॉगिन एक्टिविटी यहाँ पे यानी वो लास्ट टाइम कब लॉगिन हुआ था उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डेट और टाइम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं डेट और टाइम रख लेता हूँ। तो ये हर बार क्या होगी, अपडेट होगी जब जब वो लॉगिन होगा। आप इसी तरह आईपी एड्रेस भी रखना चाहें तो आप आईपी एड्रेस भी रख सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आप रखना चाहें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप रख सकते हैं। बेहतर होता है आप आईपी एड्रेस भी रख लें या और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस तरह वो अगर आईपी एड्रेस या आपने बिल्कुल लॉगिन एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा यानी हर लॉगिन एक्टिविटी पे नज़र रखनी है तो उसके लिए तो बेहतर तरीका क्या होगा कि ये जैसे पेज मैंने सेव कर दिया है ना, ये टेबल मैंने सेव कर दिया, आप यूज़र एक्टिविटी का एक और पेज बना लें या हम भी बना लेते हैं, ठीक है। वैसे इस मतलब प्रोजेक्ट में मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना लेता हूँ, जिसमें हम बिल्कुल यूज़र की एक्टिविटी पे क्या करेंगे, उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे सॉरी मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़नी है, मैंने जल्दी में कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं। आपको भी पता चल गया होगा कि मुझे यूज़र नेम का यहाँ पे क्या करना था, वर्चर करना था और इसकी लेंथ मैं तकरीबन 255 कर देता हूँ। ईमेल की लेंथ 512 कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड की भी लेंथ मैं तकरीबन कर देता हूँ 20, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो लेंथ होगी ना पासवर्ड की वो क्या होगी, 20 होगी। तो इसको मैं दोबारा से सेव कर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने चेंजेस कर दी हैं जो मुझे करनी थी।
यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक यूज़र ऐड भी कर देता हूँ, जिसको मैं अभी एडमन बना देता हूँ। ठीक है, एडमन यूज़र नेम हो गया, ईमेल अभी मैं कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आप पासवर्ड, तो पासवर्ड ये याद रखिएगा। अच्छा, पासवर्ड की भी लेंथ मैंने 20 रख दी है गलती से, क्योंकि अगर हम सिंपल टेक्स्ट बेस्ड पासवर्ड रखेंगे तो फिर तो 20 रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पासवर्ड जो रखूँगा ना वो बाद में मैं मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखूँगा, तो इनक्रिप्शन के लिए मुझे ये लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी मैं पासवर्ड कुछ भी जैसे 123 आ रहा है तो 123 रख देता हूँ, इसको रोल 1 दे देता हूँ और स्टेटस इसका 1 कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने इसमें स्टोर कर दी, और मैं ये भी चेंज कर देता हूँ जो मैं कह रहा था कि मुझे इसका जो पासवर्ड की लेंथ है वो भी क्या करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। और रीज़न मैंने बता दी कि क्योंकि बाद में हम पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो पासवर्ड होगा उसकी लेंथ क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो मैं तकरीबन इसको 512 लेंथ पे ले जाता हूँ। वो डिपेंड करता है कि हम जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड कर रहे हैं उसके साथ हम जैसे कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं, सॉल्टेड टेक्स्ट, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी वो लेंथ कितनी जाएगी, इसलिए मैंने 512 तकरीबन लेंथ रख दी है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बनाने लगे थे एक और टेबल, जो कि मैंने कहा कि आप यूज़र एक्टिविटी के नाम से बना लें। ठीक है, आप इस तरह भी रख सकते हैं और इसको बेशक अंडरस्कोर के साथ लेके चलें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें भी तकरीबन अभी 6 कॉलम हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ रखनी है। तो ये इसको तो आईडी रख दें और इसको ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बना दें, ताकि यूनिकली हमारी हर रो क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके। ना भी बनाए तो इस टेबल में हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन होनी चाहिए फिर भी। और नेक्स्ट हम रखेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी। ठीक है, यानी ये दरअसल क्या होगी, ये हमारी फॉरेन की होगी। ये सारी यहाँ से मैं मतलब GUI बेस्ड से टेबल वगैरह बनाता हूँ। ये मैं क्यूरी से भी बना सकता हूँ, लेकिन इससे आपको बेहतर समझ आएगी कि मैं कौन कौन से कॉलम और उनकी डेटा टाइप कौन कौन सी रख रहा हूँ। वरना वहाँ पे क्यूरी में भी मैं ये सारी चीज़ें क्या कर सकता हूँ, क्यूरी के थ्रू भी ये टेबल बनाया जा सकता है। वो आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्यूरीज़ को यूज़ करते हुए डेटा भी इंसर्ट क्यूरीज़ के थ्रू कर सकते हैं, और इसी तरह टेबल भी क्यूरीज़ के थ्रू बना सकते हैं। तो ये यूज़र आईडी वाला जो कॉलम है, हमने कहा कि ये हम बनाएंगे, ये एज अ फॉरेन की होगा किसका, ये जो यूज़र में आईडी वाला टेबल है उसका। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने जो रखना है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, हम रख देंगे लॉगिन या इसकी लॉगिन डेट एंड टाइम। ठीक है, अलग अलग भी रख सकते हैं आप, लॉगिन डेट टाइम ऐसे भी रख सकते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, कॉलम का मैंने लॉगिन डेट टाइम रख दिया, सिंपल भी लॉगिन रख सकता हूँ। ठीक है, ये ऐड ऑन सिंपल ऐसे भी रख सकता हूँ ऐड ऑन, क्योंकि ये रो जब भी ऐड होगी तो इसका मतलब है ये तब यूज़र उस वक्त लॉगिन हुआ था तब ये ऐड हुई। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अभी ऐड ऑन रख दिया शॉर्ट में। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें क्या रखनी है, यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प कर दें और करंट टाइम स्टैम्प आप कर दें यहाँ से, कि जब भी ये रो ऐड होगी तो जो भी करंट टाइम स्टैम्प चल रहा होगा वो क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए, आईपी एड्रेस अगर मैं रखना चाहता हूँ तो आईपी एड्रेस भी रखा जा सकता है, सिंपल भी आप आईपी रख सकते हैं, और इसकी भी आप वर्चुअल लेंथ कर दें और तकरीबन आप इसका, वैसे तो IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, और IP वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। तो आप उस हिसाब से कुछ भी इसकी लेंथ रख सकते हैं, मैं 150 इसकी लेंथ रख रहा हूँ। नेक्स्ट आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र वगैरह की, जैसे कुकीज़ वगैरह को यूज़ करते हैं, तो आप ब्राउज़र वगैरह की इंफॉर्मेशन भी रखवाना चाहें तो यहाँ पे रखवा सकते हैं। मैं सिंपल अभी ये चीज़ें रखवा रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ डन और हम कर देते हैं सेव।
अभी देखें मैंने कहा तो है कि यूज़र वाले टेबल में जो आईडी यूज़ हो रही है और यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो यूज़र एक्टिविटी में मैंने यूज़ किया है ये फ़ॉरेन की होगी, लेकिन मैंने अभी इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं बनाया। तो ये रिलेशनशिप बाकायदा मैं क्यूरी से भी बना सकता हूँ इस टेबल को। अब अगर मैं क्यूरी से बनाना चाहूँ तो आल्टर की क्यूरी मुझे लगानी पड़ेगी और क्यूरी से भी मैं बना सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये GUI बेस से करता हूँ। अगर किसी ने क्यूरी से ये सारा प्रोसेस सीखना हो तो फिर वो मुझे कमेंट्स कर देगा। मैं बाकायदा ये सारी जो डेटाबेस है, बाकायदा सारी चीज़ें हम फिर वहाँ पे क्यूरीज़ के साथ इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे कि ये क्यूरीज से कैसे करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस यूज़र एक्टिविटी में इसको फॉरेन की बनाना है यूज़र अंडरस्कोर आईडी को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे यूज़र इसका कांस्टेंट का नेम लिखना होता है। तो कांस्टेंट का नेम मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपल यूज़र एक्टिविटी, इस तरह कांस्टेंट रख देता हूँ। जो भी आप कांस्टेंट रखना चाहें, यूज़र अंडरस्कोर यूज़र एक्टिविटी रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। अब मुझे वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसको मुझे फॉरेन की बनाना है और नेक्स्ट मुझे वो डेटाबेस सेलेक्ट करनी है जिसके साथ, हालांकि यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्टेड होनी चाहिए थी, लेकिन चलें हम खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी वो डेटाबेस है और इसमें से जो मेरी टेबल है वो टेबल यूज़र है जिसके साथ मुझे इसका लिंक बनाना है। तो अब ये यूज़र आईडी फॉरेन की बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली बन गया। अगर आप इंसर्ट में आप जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको बाकायदा ये शो भी करवा रहा होगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं आपको एक वैल्यू यहाँ पे इंटर भी करवा देता हूँ और यहाँ पे IP एड्रेस की जगह हम कुछ भी लिख देते हैं 2.168.0.12। तो इस रो को अगर मैं इंसर्ट करवाऊँगा तो ये देखें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अब ये मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ये एडमन से लिंक करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको क्या कर सकता हूँ, विज़िट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे ये दो टेबल बन गए हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे टेबल बनाते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे अपना कैटेगरी का। कैटेगरी में भी हम अभी ये कॉलम रख लेते हैं। तो कैटेगरी में भी सबसे पहले हम आईडी ले लेते हैं। आप इनको यूनिकली, यानी मैं सब में जैसे आईडी ले रहा हूँ, कुछ लोग इसको यूनिकली मतलब ये जो कॉलम नेम है ताकि हर टेबल में सेम ना हो, तो इसके लिए वो हर टेबल में इसको जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैट अंडरस्कोर आईडी कर सकते हैं, यूज़र वाले में यूज़र अंडरस्कोर आईडी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह वर्किंग करते हैं। मेरे लिए इस को सेम रखना भी इतना इशू नहीं है, तो इसलिए मैं आईडी लेके चल रहा हूँ। वरना आप यहाँ इसको कैट अंडरस्कोर आईडी कर सकते हैं, यूज़र वाले में यूज़र अंडरस्कोर आईडी कर सकते हैं। तो इस तरह हर टेबल में आप इस कॉलम का नेम डिफरेंट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में हो सकता है क्यूरीज में किसी किस्म का इशू ना हो। वरना तो हम क्यूरीज में भी जब मल्टीपल टेबल्स को आपस में ज्वाइन भी करते हैं तो वहाँ भी हम एलियस को साथ में यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे लिए इश्यूज नहीं बनते। तो नेक्स्ट इसमें आईडी और इसको भी हमने ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट हम इसमें रखेंगे नेम, और इससे पहले चले मुझे कंपनी का बना लेना चाहिए था, लेकिन चलें खैर मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंपनी अंडरस्कोर आईडी, कंपनी का एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर कंपनी की आईडी होगी और उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट दरअसल रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि ये किस कैटेगरी रिप्रेजेंट हो रही होगी कि ये किस कंपनी से बिलोंग करती है। वैसे मुझे यहाँ एक और बात भी समझ आती है कि ये डिपेंड करता है
आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो सकता है कि उनकी पूरी कैटेगरी एक कंपनी से बिलोंग ना करती हो, एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट आते हों जो डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करते हों। तो फिर आप यहाँ पे कंपनी आईडी लिखने के बजाय आप इसको जब आप प्रोडक्ट वाला टेबल बनाएंगे या स्टॉक वाला टेबल बनाएंगे तो उसमें ले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम कंपनी आईडी नहीं लिखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नॉर्मली जो हमारी कैटेगरीज़ होती हैं उन कैटेगरीज़ के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और मल्टीपल कंपनीज़ के होते हैं, तो मैं यहाँ पे कंपनी आईडी नहीं लिखता। फिर उसके बाद ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये मेन कैटेगरी है या कोई सब कैटेगरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी या पेरेंट अंडरस्कोर आईडी हम कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक है, उससे हमें क्या होगा कि अगर पेरेंट अंडरस्कोर आईडी में कोई आईडी 0 आ रही हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसकी एज डिफाइन कर देता हूँ 0। 0 रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट को, ठीक है, पेरेंट कैटेगरी को। और अगर कोई और यहाँ पे वैल्यू हुई जैसे 1 2 3 तो वो रिप्रेजेंट करेगी कि ये वाली जो अभी हम कैटेगरी ऐड कर रहे हैं इसकी जो पेरेंट है 1 होगी तो वो 1 नंबर वाली होगी, 2 होगी तो 2। तो इस तरह हम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज अलग से हम टेबल बनाए हम एक ही टेबल में मैनेज कर सकते हैं। यानी दरअसल आप इसी टेबल के अंदर पेरेंट अंडरस्कोर आईडी और इस आईडी का आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो आप डायरेक्टली ये भी रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, इसको मतलब सेल्फ रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं हम। ठीक है, जो कि अपने टेबल का अपने साथ ही क्या होता है रिलेशनशिप होता है, उसको रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। एक और भी नाम होता है वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। चलें नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भी स्टेटस डाल देते हैं। स्टेटस रिप्रेजेंट करेगा कि ये कैटेगरी हमने इनेबल की हुई है या नहीं की हुई। बाय डिफ़ॉल्ट हम तमाम को इनेबल रखेंगे, जिसको डिसेबल किया जाएगा वो 0। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 1 फॉर एक्टिव या इनेबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप लिख दें 0 फॉर मेन कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी भी आप रख सकते हैं, जो भी नाम रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इस टेबल को आप सेव कर दें। मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा ऐसी कुछ चेक रखना चाहते हैं, जैसे इसको ऐड कब किया गया उसके लिए आप डेट और टाइम रखना चाहते हैं। इसी तरह इसको अपडेट किस यूज़र ने किया उसकी डेट और टाइम रखना चाहते हैं। और डिलीट अगर किया या स्टेटस इसका 1 से 0 कर दिया है तो वो किस यूज़र ने किया है और कब किया है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यही डिलीट कर रखना चाहता हूँ तो मैं डिलीट ऑन कुछ ऐसा करके ना यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पे डेट और टाइम या करंट टाइम स्टेप, करंट तो नहीं रखेंगे खैर क्योंकि डिलीट की क्यूरी पे हमने रखना है, इंसर्ट पे नहीं रखना। तो डेट टाइम रख के फिर मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ कि ये डेट टाइम ऐड होगी जब हम डिलीट की क्यूरी इस पे एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे डिलीट बाय या डिलीटेड बाय, ठीक है, ये रख देंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़र की आईडी रख दूंगा कि वो कौन सा यूज़र था जिसने क्या किया, इस कैटेगरी को डिलीट किया। तो ये एक्स्ट्रा जो भी आप इंफॉर्मेशन रखवाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना होता है, मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, तो आप कोई भी एक यूज़र क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्रिएट करता है या गलती से डिलीट करता है या वो ऐसे ही कोई नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूज़र ने डिलीट किया था, किस यूज़र ने ये कैटेगरी ऐड की थी, किस यूज़र ने ये कैटेगरी अपडेट की थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे फिर क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रहने देता हूँ। वरना आप क्या कर सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और ये चीज़ें भी आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं जस्ट इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा टेबल ऐड हो गया। नेक्स्ट जो टेबल मैं कह रहा था वो टेबल कह रहा था कि हम जैसे स्किप कर गए थे कंपनी का टेबल। खैर अब वो कंपनी का टेबल हमने इसमें यूज़ ही नहीं किया, हम डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कंपनी का एक
टेबल ऐड कर लेते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करता है, हम बिल्कुल एक जनरल लेवल का बना रहे होंगे तो फिर हम तमाम की ज़रूरियात को देखेंगे जो आम रूटीन पे चल रही होगी सॉफ्टवेयर के अंदर, हम उस हिसाब से बनाएंगे। अगर हम किसी स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो क्या चाह रहा है, उसके मुताबिक ही हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। तो अगर मैं एज ए जनरल लेके चलूँ तो यहाँ पे आईडी तो मैं तकरीबन हर एक में आप देखेंगे कि मैं रखूँगा ताकि मेरी हर रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। हर एक में हो सकता है कि जैसे यूज़र वाले में ईमेल को भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ या यूज़र नेम को भी, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, आईडी हमारे लिए आसान होता है इसको यूज़ करना, तो हम आईडी को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। वरना ज़रूरी नहीं है कि आप आईडी लाजमी रखें, आप इसकी जगह अगर आपके पास कोई और यूनिक आइडेंटिफायर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जैसे कंपनी का, मैं कहता हूँ कि कंपनी का कोई जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और मैं कहता हूँ कि हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी होगा, यानी वो वैल्यू हमेशा हमारे पास होगी, तो मैं उसको भी एज अ प्राइमरी की यहाँ पे बना सकता हूँ और उसकी वैल्यू मुझे हमेशा खुद से इंटर करनी पड़ेगी। और ये हम आईडी क्या करते हैं, हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट बना देते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंपनी का नेम रखूँगा, नेक्स्ट कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं कंपनी का लोगो भी रखना चाहता हूँ तो लोगो भी रख सकता हूँ। मैं कंपनी का कॉन्टैक्ट रखना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट। इसी तरह मैं कोई उनका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट की इन्फो, ठीक है, तो वो भी रख सकता हूँ। फिर उनका एड्रेस, इसी तरह अगर एड्रेस आप पूरा नहीं रखना चाहते तो उसमें आप सिटी अलग कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप इस एड्रेस को डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप उस इलाके का नाम, टाउन का नेम लिख सकते हैं, फिर सिटी का नेम लिख सकते हैं, या स्ट्रीट नंबर भी लिख सकते हैं, या हाउस नंबर या ऑफिस नंबर भी आप लिख सकते हैं, वो अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, एड्रेस कर देता हूँ। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा वो जैसे ऐड करवाने वाली इंफॉर्मेशन है, तो जैसे कब ये ऐड हुई, किस यूज़र ने ऐड की, कब अपडेट हुई, तो वो चीज़ें भी आप इस टेबल के अंदर भी रखवाना चाहें, वो हर टेबल के लिए थी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई है, तो आप अगर रखना चाहें। फिर स्टेटस में तकरीबन हर एक में रखता जा रहा हूँ कि अगर किसी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, डिसेबल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकूँ, डिसेबल करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसकी वैल्यू भी 1 रख देता हूँ। 1 का मतलब होगा कि ये मानना है कि एक ही मैं डिजिट इंटर करूँगा, या 1 या 0, ठीक है, या 2 3 भी इंटर हो सकता है क्योंकि वो भी 1 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 रिप्रेजेंट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के, जो भी कंपनी ऐड होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होगी। और अगर हम उसको डिसेबल करना चाहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 0 कर देंगे, तो 1 फॉर एक्टिव या आप इनेबल लिख सकते हैं। तो ये हो गया, और दूसरा मुझे यहाँ पे चेंज करने हैं, ये वार्चर कर देता हूँ, और तकरीबन मैं कहता हूँ कि 512 तक मैक्सिमम लेंथ होगी किसी कंपनी के नेम की, अगर इससे ज़्यादा होगी तो बाद में हम बढ़ा लेंगे इसको भी। और लोगों का भी तकरीबन नेम और उसकी एक्सटेंशन वगैरह अगर हम सेव करवाएंगे तो वो तकरीबन इतनी लेंथ आई थिंक सो होगी। कॉन्टैक्ट जो है वो भी आप वार्चर में कर लें, या इंटीजर में भी करते हैं तो फिर आपको डिजिट का ख्याल रखना पड़ेगा, लॉन्ग इंटीजर कर लें बेहतर है, ताकि आपकी इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो सके। फिर उसमें नॉर्मली आप पहले 0 इंटर करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, तो उसका भी तो बेहतर है आप वार्चर इसको कर दें, और हम वार्चर करके इसको 256 लेंथ दे देते हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो मोबाइल नंबर की बात भी करें तो 11 डिजिट तक होता है, तो आप 11 भी रख सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का मुझे डिजिट आई थिंक सो एग्जैक्टली नहीं याद, तो मैं इसकी तकरीबन 25 तक लेंथ रख देता हूँ। एड्रेस की बात करें तो हम इसको टेक्स्ट रख देते हैं, और ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ, तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा कंपनी का टेबल भी बन गया।
उसके बाद टेबल की अगर मैं बात करूं तो कौन सा टेबल आ जाएगा, इसके बाद हम टेबल बना लेते हैं प्रोडक्ट का। इसमें यानी पहले प्रोडक्ट से पहले बेहतर है कि मैं, क्योंकि स्टॉक ऐड करने वाला हूँ, तो जैसे मैंने कंपनी बना ली है कंपनी का, तो स्टॉक को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बिल आता है जहाँ से आप क्या करते हैं, अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो वो जो बिल होगा और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको भेजेगी, जब वो आपको माल सप्लाई करेगी, प्रोडक्ट भेजेगी मल्टीपल, तो साथ में एक बिल भी भेजेगी जहाँ से आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की एंट्री करते हैं। तो बेहतर है आप उस बिल की भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें। तो उसको नॉर्मली हम इनवॉइस कहते हैं या परचेजिंग इनवॉइस भी कह सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो क्या नाम आप रखते हैं, तो मैं टेबल का इनवॉइस भी रख सकता हूँ और परचेजिंग इनवॉइस भी रख सकता हूँ, तो जो मर्ज़ी आप रख लें इसका। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, इसको इनवॉइस कर लेता हूँ। इनवॉइस फिर हमारी से जब हम सेल कर रहे होंगे तो उसका फिर नाम हमें और रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर सेल वाले का भी आप इनवॉइस रखना चाहते हैं तो फिर बेहतर है परचेज इनवॉइस या वहाँ पे सेल इनवॉइस कर दीजिएगा। तो फिर अलग अलग, क्योंकि हम एक ही नाम दो टेबल का नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप बेशक इसको परचेज इनवॉइस करना चाहें तो ऐसे कर लें, ठीक है, परचेज इनवॉइस, या और कोई भी नाम आपके माइंड में ज़्यादा बेटर आ सकता है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस टर्म्स हैं। तो जो बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छा जानता होगा मैनेजमेंट को, तो वो और बेहतर वर्ड क्या कर सकता है, इसके लिए यूज़ कर सकता है। लाजमी नहीं है कि हमने यही वर्ड यूज़ करने हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारे पास पहला कॉलम उसी तरह यहाँ पे भी आप देखें इनवॉइस आईडी। अगर आपको लगता है कि हर इनवॉइस आईडी जो है वो आपको यूनिक आती है हर बिल की, यानी, तो फिर आप इनवॉइस आईडी को भी बना सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ उसी आईडी को ही लेके चलूँगा। और इसको भी आप अलग से नाम देना चाहें, यानी सेम नाम ना देना चाहें कैटेगरी में आईडी, जैसे कैट अंडरस्कोर आईडी मैंने कहा था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस के लिए आप PI_ID कर सकते हैं, या पूरा आप P इनवॉइस लिख सकते हैं _ID, या इनवॉइस_ID लिख सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का नाम देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आईडी आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इसमें क्या आना चाहिए, सॉरी, इसमें हमारे पास आईडी आ गई। उसके बाद लाजमी बात है हम इनवॉइस का नंबर देंगे, इनवॉइस नंबर, एक यूनिक नंबर होगा जो उस इनवॉइस के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस नंबर के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवॉइस डेट आ जाएगी। साथ में इनवॉइस ना भी लिखें तो खैर है, इनवॉइस या सिंपल ये लिख लें, इनवॉइस अंडरस्कोर डेट आ जाएगी। और क्या आ जाएगा, इनवॉइस का नंबर आ गया, इनवॉइस डेट आ गई कि ये किस डेट को इनवॉइस आई है। उसके बाद हमें जो चीज़ लिखनी चाहिए इसमें, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, आई थिंक सो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें, ताकि हमें पता हो कि ये कब ऐड हमने कब की थी, आई कब थी, इनवॉइस की डेट अलग होगी और हमने ऐड कब की थी, तो वो भी हम रख लेते हैं ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद चलें इसको बाद में रख, चलें खैर है हम पहले भी रख लें। इसके बाद हमें ये रखना चाहिए कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, ठीक है, टोटल जो हमारी अमाउंट थी। कुछ उसमें ये भी हो सकता है कि हम टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट भी रख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इस इनवॉइस के अंदर हमें रिसीव हुए थे।
तो टोटल अमाउंट कितनी थी, उसके बाद पेड अमाउंट कितनी है, हमने अगर पेड की है, पेंडिंग अमाउंट कितनी है, तो ये भी चीज़ें हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, फिर आई थिंक सो यहाँ पे आ जाना चाहिए कंपनी आईडी, क्योंकि ये किस कंपनी की इनवॉइस है ये भी हमें पता होना चाहिए। खैर कॉलम ऊपर नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें एक और कॉलम भी ऐड करना चाहिए जो कि मैं अक्सर रखता हूँ, स्टेटस। वैसे इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन हमसे कोई गलती से ऐड हो जाए और उसको हम डिसेबल करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो हम इस तरह का स्टेटस यूज़ कर सकते हैं। या जैसे देखें ना, मैं स्टेटस करता हूँ ना, ये टेम्परेरी तौर पर किसी चीज़ को इनेबल या डिसेबल करवाने के लिए होता है। आप इसी तरह एक डिलीट का भी रख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि डिलीट का जब आप रखेंगे ना, तो नॉर्मली आप देखते हैं कि हम चीज़ें फ़ौरन डिलीट नहीं करवाते। उसका फ़ायदा होता है कि यूज़र से हो सकता है गलती से डिलीट हुई हो, तो जब वो डिलीट पे क्लिक करता है तो हम वो चीज़ उसके सामने से गायब कर देते हैं और वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब 30 दिन तक हम एक किस्म का उसको आप कह सकते हैं रिसाइकल बिन में रखते हैं। वो एक अलग से उसको हम क्या कर सकते हैं कि एक पैनल दे सकते हैं जहाँ पे वो अपनी रिसाइकल बिन वाली इंफॉर्मेशन को देख सकता है, जिस भी टेबल की देखना चाहे। अब वहाँ से वो रिस्टोर भी कर सकता है परमानेंटली, खुद भी जाके डिलीट कर सकता है। या फिर क्या होगा कि हम कुछ टाइम पीरियड रख सकते हैं, जैसे मैं टाइम पीरियड हफ्ते का रख सकता हूँ, महीने का रख सकता हूँ। उसके बाद मैं खुद ब खुद क्या कर दूँगा, उसको मुकम्मल फाइनल डिलीट कर दूँगा। तो अभी मैं इसमें कोई डिलीट वाला नहीं रख रहा, मैं मतलब परमानेंटली कोई डिलीट करना ही नहीं चाह रहा। जस्ट क्या करूँगा, उसको इनएक्टिव कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। अगर मैं वो डिलीट वाला भी बनाना चाहूँ तो इसमें बना सकता हूँ। आप प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल जब सोचेंगे तो आपको डिलीट का भी बनाना चाहिए। फिर ये मैं आपको बनाकर अभी मैं भी दिखा देता हूँ इसमें। तो अच्छा हाँ, ये ठीक हो गया। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या रख देना है, 1 यानी एक्टिव है और 0। इसी तरह मैं कह रहा था कि डिलीट का, तो डिलीट का मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिलीट। इसका जो फ्लैग होगा इसकी भी वैल्यू क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे। 0 फॉर एक्टिव या नॉट डिलीट, आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 1 फॉर डिलीट प्रोसेस, 1 फॉर डिलीट प्रोसेस। डिलीट की स्पेलिंग ठीक करने, अच्छा 1 फॉर डिलीट प्रोसेस 0 पर डिफ़ॉल्ट रखेंगे। जैसे ही उसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा कि डिलीट होने वाला है। तो अब वो टाइम पीरियड जितना भी रखा होगा, हफ्ता महीना, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये है 1 फॉर एक्टिव एंड 0 फॉर डिसेबल हो जाएगा या इनएक्टिव, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे भी करना चाहें कि डिलीट बाय या डिलीटेड बाय, कि किस यूज़र ने इसको डिलीट किया, और डिलीटेड ऑन आप डेट और टाइम भी रख सकते हैं कि कब डिलीट की क्यूरी चलाई गई थी और किस यूज़र ने ये डिलीट की कमांड दी थी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अगर आप रखना चाहें तो साथ में रख सकते हैं। जस्ट आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हैं। तो मेरा ख्याल में आई थिंक सो हमने कोई चीज़ स्किप नहीं की। अगर स्किप की होगी तो हम बाद में इसको एक बार रिव्यू करेंगे तो हो सकता है हमारे माइंड में आ जाए जब चीज़ें। अगर अभी नहीं भी आती तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो तब भी हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आ जाएं तो हम उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर पेपर वर्क करके ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल हो, किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो हमसे। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ सॉरी, डिलीट क्योंकि हमारा रिज़र्व वर्ड है तो इसको मैं कॉलम नेम ना रखूं तो बेहतर है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ,
डिलीटेड कर दूँ, ठीक है, या सिंपल डेल भी कर सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ जो कीवर्ड ना हो। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हम टेबल जो बनाएंगे वो टेबल होगा, अगर हम इस इनवॉइस रिलेटेड भी यानी डिटेल रखना चाहें कि कंपनी का बंदा हमारे पास आया और हमने कब कब उसको कितनी अमाउंट दी, तो वो चीज़ें भी हम रख सकते हैं, जिसको हम परचेज इनवॉइस डिटेल में कुछ स्टोर कर लेंगे। वैसे तो ये, बल्कि हम कंपनी को एज अ कस्टमर लेकर चलेंगे, ये भी हो सकता है जो मैं अभी बना रहा हूँ, लेकिन इससे हट के एक और भी बेस्ट वे है कि जब हम कस्टमर का टेबल बनाएंगे तो उस कस्टमर में एज अ कंपनी को एक कस्टमर ऐड कर देंगे, और कस्टमर की डिटेल में जब हम रखते हैं ना, तो वो कंपनी की भी डिटेल हमारी ऐड होती रहेगी कि हमने कब कितनी अमाउंट दी। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से आई थिंक सो मुझे ये वाला टेबल नहीं बनाना चाहिए। आपको अगर अलग से ये चीज़ मैनेज करनी है तो आप यहाँ पे अलग से बना सकते हैं परचेज इनवॉइस डिटेल, जिसमें आप क्या रखेंगे, डिटेल ये चीज़ रखेंगे कि कंपनी फॉर एग्जांपल इसी इनवॉइस के बदले में इनवॉइस आईडी इसमें एज अ फॉरेन की आएगी, और आप देखेंगे कि इस इनवॉइस के बदले में आपने कब कब उसको पेमेंट की है, तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मुझे अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मैं टेबल बनाऊंगा वो टेबल है प्रोडक्ट का टेबल। तो प्रोडक्ट का टेबल जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टेबल है, और प्रोडक्ट के टेबल में हम यहाँ पे जो चीज़ें रखेंगे वो हमारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, सबसे पहले तो वही मेरा आईडी। यहाँ पे आप जैसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है उसको ले सकते हैं, हर प्रोडक्ट को आप डिफरेंट कोड जनरेट करके दे सकते हैं, तो वही कोड यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, या कोई बैच नंबर है या जो भी, लेकिन मैं वही आईडी को ही यूज़ करूँगा, प्रेफर करूँगा। तो आप अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। प्राइमरी की के तौर पर प्रोडक्ट नंबर है, कोई यूनिक नंबर है, या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जैसे होता है जिसको हम बार कोड से स्कैन करते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर वो हम प्रोडक्ट का नेम रखेंगे। यहाँ पे हमारी कंपनी आईडी आ जाएगी ताकि हमें पता चले कि ये किस कंपनी से बिलोंग करता है। यहाँ पे कैटेगरी आईडी आ जाएगी कि इसकी कैटेगरी क्या है प्रोडक्ट की, यानी क्योंकि जब हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उस रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाती है, लिस्ट में शो हो जाती हैं। तो इसलिए हम कैटेगरी आईडी यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें पता हो कि ये इस कैटेगरी से प्रोडक्ट बिलोंग करती है। फिर उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल में आ जानी चाहिए, हमारी प्राइस। फिर उसके बाद हमारी, हाँ, आप यहाँ पे एक और चीज़ भी रख सकते हैं, जैसे आपकी परचेज प्राइस क्या है। अगर आप इसी के अंदर ये चीज़ इंफॉर्मेशन रखना चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं परचेज प्राइस, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी परचेज प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप अब ये परसेंटेज जो मैं ले के चल रहा हूँ कि इस परचेज प्राइस में मुझे कोई परसेंटेज मिली थी, या मैं किस परसेंटेज पे इसको लेस कर सकता हूँ, यानी कितनी, एक होती है परचेज प्राइस और एक होती है जो उस जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उस पर रिटर्न प्राइस होती है जिस पे आप सेल करते हैं। यानी जैसे मैं ये नेक्स्ट विषय लिख देता हूँ सेल प्राइस, यानी ऊपर वाली जो प्राइस है वो परचेज प्राइस है और ये क्या है, सेल प्राइस। और यहाँ पे परसेंटेज या आप इसको डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट लेवल या डिस्काउंट परसेंटेज, यानी आप कितनी परसेंट उसको डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम किसी भी उस प्राइस के ऊपर, यानी इस प्रोडक्ट की। यानी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो आपने जो परचेज़ की है वो 100 में है, और जो उसकी सेल प्राइस है वो 150 है। तो फॉर एग्जांपल आपको आप कह सकते हैं कि परसेंटेज जो है मैं 15% अगर इसको लेस करूं तो फिर भी मुझे प्रॉफिट है, तो आप क्या कर सकते हैं 15% या 10% लेस पे यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। या आप इसको डिस्काउंट नाम भी दे सकते हैं, और जब आप इसके ऊपर कोई जैसे सेल लगती है, ठीक है, सेल है 50%
या 20% या 10% ऑफ है, तो आप वो इसको अपना हम सेल का भी दे सकते हैं, डिस्काउंट का भी दे सकते हैं, परसेंटेज का भी दे सकते हैं। मैं आई थिंक सो सेल का दे दूं, जब सेल होगी तो हम यहाँ पे परसेंटेज वैसे भी हम देना चाहें रोज़मर्रा में भी, मतलब किसी को डिस्काउंट तो हम दे सकते हैं। हम यानी यहाँ से वैल्यू जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा वो यहाँ से देख सकता है कि हम कितने परसेंट इसको लेस पे दे सकते हैं। या आप अलग से सेल का अलग बनाना चाहें, डिस्काउंट का अलग बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी डिस्काउंट कितने परसेंट मैं नॉर्मल डेज में दे सकता हूँ, और जब मैं सेल लगाऊंगा तो सेल की परसेंटेज क्या होगी ये मैं अलग दे सकता हूँ। जैसे मैं हमेशा अलग भी कर देता हूँ कि डिस्काउंट कितने परसेंट हो सकता है, ये परसेंटेज में होगी, और इसी तरह सेल कितने परसेंट होगी ये भी इस तरह अलग से होगी। अब ये नॉर्मल रूटीन पे होगा, और ये जो सेल होगी ये हमारी ख़ास इवेंट के ऊपर होगी, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट सेल की जो वैल्यू है मैं ज़ीरो रख देता हूँ। इसी तरह डिस्काउंट की भी ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब होगा कि हमारी कोई सेल नहीं है और ना ही कोई डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। वैसे दोनों बातें काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन हमने इसको अलग अलग कैसे किया है कि डिस्काउंट वो होगा जो मतलब आम रूटीन में हम देंगे कस्टमर को, और सेल हम कुछ ख़ास दिनों में किसी इवेंट के ऊपर लेकर चलेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मुझे और कॉलम ऐड करने पड़ने हैं। पहले इसमें तो आप जितने कॉलम मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम और रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारी एक चीज़ आ जाएगी, क्या चीज़ थी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल प्राइस भी मतलब सेल प्राइस ऑलरेडी ऊपर आ गई है कि हमने सेलिंग किस प्राइस पे करनी है, और ये सेल तो हमने उस डिस्काउंट के लिए लगाई है, डिस्काउंट के लिए बनाया है ये सेल वाला कॉलम। तो नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी की टोटल क्वांटिटीज प्रोडक्ट की कितनी है हमारे पास अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो का मतलब होगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद इसकी कोई एक्सपायरी है तो एक्सपायरी हम लिख देंगे। इसी तरह हम कोई यूपीसी कोड या बैच नंबर वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो वो हम इसमें इंसर्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो इनवॉइस नंबर ऐड करवा सकता हूँ, या यहाँ पे आप परचेज इनवॉइस नंबर भी कह सकते हैं। इनवॉइस नंबर दरअसल यहाँ पे क्या होगा कि हमने जिस जो हमारे पास इनवॉइस आई थी, जो थोड़ी देर पहले टेबल हमने बनाया है कि परचेज़ की है, तो वो किस यानी हम मुझे यहाँ से पता चल सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस इनवॉइस के बदले में आई थी। लेकिन यहाँ पे मैं इस इनवॉइस नंबर को बल्कि नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट का एक और पेज बनाऊँगा, टेबल बनाऊँगा प्रोडक्ट डिटेल का, वहाँ पे रखूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसको मैंने वहाँ पे क्यों रखा है। तो उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक अगर मेरे पास, तो फिर मुझे यहाँ पे आई थिंक सो एक्सपायरी भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और ये जो यूपीसी कोड है, यूपीसी कोड भी यहाँ पे यूपीसी कोड यहाँ पे रहना चाहिए। खैर है। नेक्स्ट मेरे पास इसमें कुछ और रखने वाला है, हाँ जैसे कोई अगर इसका लोगो इमेज वगैरह आप ऐड करना चाहें, वो डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहें कोई, वो कर सकते हैं इन डिटेल में। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। जैसे आप लोगो या इसका जो भी इमेज आप कर लें, अब एक इमेज हो या मल्टीपल इमेजेस, मैं इसी के अंदर क्या कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। मैं कॉमा सेपरेटेड से क्या करूँगा, इमेजेस स्टोर करवा लूँगा और फिर उनको क्या कर लूँगा,
PHP यूज़ कर रहा हूँ तो एक्सप्लोड करके मैं क्या कर लूँगा, या कहीं भी एक्सप्लोड करके मैं कॉमा सेपरेटेड फिर ख़त्म करके उन इमेजेस को अलग से एरे में स्टोर करके फिर अलग से मैनेज कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन आ सकती है या स्पेसिफिकेशन, अलग अलग आप स्पेसिफिकेशन रखना चाहें। जैसे आप मोबाइल वगैरह की बात करेंगे तो फिर उसकी स्पेसिफिकेशन तो आपकी क्या आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आ सकती हैं। तो वो आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, तो आप उस तरह की रखेंगे। जैसे मैं जस्ट सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन रखवा रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और हमें स्टोर करना है या नहीं। कलर भी अगर मुझे रखने हो तो कलर मैं यहाँ भी कॉमा सेपरेटेड से रख सकता हूँ, दोनों में यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। और अलग से कलर और साइज़ का मैं अलग से भी बना सकता हूँ, यानी कलर और साइज़ मैं यहीं पे भी मैनेज कर सकता हूँ। कलर है, और ये डिपेंड करता है कि वैसे बेटर वे अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर वे ये है कि आप अलग से इसका टेबल बना लें कलर और साइज़ का, वरना आप यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब कलर और उसकी वैल्यूज़ वो देगा ना, तो कॉमा सेपरेशन के साथ मैं उन वैल्यूज़ को रखूँगा। और फिर मैं वहाँ पे यानी बैक एंड पे, अब मैं डेटाबेस पे इनको सेपरेट करके नहीं रख रहा, मैं इनको फिर बैक एंड पे जब कोडिंग कर रहा हूँगा तो फिर तब मैं मैनेज करूँगा कि देखूँगा वैल्यूज़, वहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करूँगा कि यहाँ पे कलर कौन कौन से पड़े हैं, तो मैं उस तरह के कलर वहाँ पे शो करवाऊँ। साइज़ कौन कौन से पड़े हैं तो साइज़ वहाँ पे शो करवाऊँ। तो वहाँ पे मुझसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। वार्चर के लिए मैं एक वार्चर लूँगा साइज़ और एक ही रखूँगा। जैसे M मीडियम के लिए होगा, S स्मॉल के लिए होगा, और L के लिए लार्ज होगा। और बल्कि दो रखने हैं, कहीं कहीं हमने जैसे एक्स्ट्रा लार्ज भी वैल्यू रखवानी होती है XL, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे दो रख लेते हैं। कलर में एग्जैक्ट पूरी वैल्यू भी रखवा सकता हूँ तो बेहतर है, क्योंकि सेम नेम के साथ मल्टीपल कलर यूज़ हो सकते हैं। तो आप वार्चर में आप मल्टीपल वैल्यूज़ रखवा लें, आप तकरीबन 20 कलर की लेंथ रख लें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप टेक्स्ट में कर दें। इमेज जो है ये भी आप टेक्स्ट में कर दें, हो सकता है मल्टीपल इमेजेस बहुत ज़्यादा हो जाए। इसको वार्चर में कर दें और आप नॉर्मली कहें कि आपका जो प्रोडक्ट कोड हो सकता है वो 250 लेंथ तक हो सकता है। क्वांटिटी इंटीजर में सेल, अगर आप प्राइस जो है वो पॉइंट्स में लेके नहीं जा रहे तो ये सारी चीज़ें आप किस में रखेंगे, इंटीजर में रखेंगे। और नेम को आप वार्चर में कर दें और तकरीबन लेंथ इसकी कर दें ये डिपेंड करता है, हम 512 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक सो यहाँ तक हमारा ये भी कंप्लीट होता है। इसमें भी स्टेटस वगैरह वाला कॉलम ऐड करना चाहें, अपडेट और ऐड बाय, ठीक है, वो सारे ऐड करना चाहें, लेकिन मैं स्टेटस वाला ज़रूरी करूँगा। बाकी ये आपको वो समझ आया कि मैंने ऐड बाय, ऐड ऑन, डिलीटेड बाय वो अगर ऐड करने हैं तो कैसे करने हैं और क्यों करने हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे हम 1 नहीं रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही करेंगे। या 0 भी रख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ना हो, वो डिपेंड करता है कि कोई चीज़ ऐसी क्रिटिकल चीज़ है तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं करेंगे कि एक्टिव ऐड होने के बाद उसको प्रॉपर वो जाके एक्टिव करे तो एक्टिव हो। या जैसे ऐड करने वाला कोई और पर्सन हो सकता है और एक्टिव करने वाला कोई और पर्सन हो सकता है जिसको हमने अथॉरिटी दी हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0, के ये ऐड तो कर लेगा लेकिन एक्टिव नहीं कर सकेगा। अब वो एक्टिव वाला जो है वो पर्सन क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि हाँ इसने चीज़ें सही लिखी हैं, मेंशन की हैं, अगर सही चीज़ें हैं तो फिर वो उसको एक्टिव कर देगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया है, हाँ डिसेंडिंग, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने रखा है ये भी हमारा क्या होता है कि ये भी कीवर्ड होता है, तो रिजर्व वर्ड, तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन की जगह पूरा डिस्क्रिप्शन रख लें या DES रख लें आप, ठीक है। अजानें हो रही हैं तो वेट कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट इन्फो के नाम से भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल के नाम से भी बना सकते हैं, या प्रोडक्ट इनवॉइस डिटेल के साथ भी बना सकते हैं। कुछ भी नाम रख सकते हैं, किसी के माइंड में और बेटर नाम हो तो वो रख सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल। अभी हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि पहले भी काफ़ी लेंथी हो गया है, हमने काफ़ी टाइम ले लिया है, तो हम इसको ज़रा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल में इसी तरह आईडी, अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों रखता हूँ और इसकी जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे दरअसल मेरी आ जाएगी प्रोडक्ट की आईडी। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो रखनी है ना, वो रखनी है क्वांटिटी, और यहाँ पे रखनी है प्राइस। ये दरअसल मैं आपको समझा दूँ कि ये टेबल मैं किस लिए बना रहा हूँ। इसमें यानी प्रोडक्ट की कोई वैसे इसका नेम भी कोई और बेटर रख सकता था, अब जल्दी में मैं फिर प्रोडक्ट डिटेल रख दिया है। दरअसल ये जो इनवॉइस रिलेटेड प्रोडक्ट की डिटेल होगी ना, वो इसमें रखूँगा कि ये जो प्रोडक्ट आई, ये मतलब एक प्रोडक्ट जो मेरे पास आती है तो उसकी एक ही टाइम में मेरे पास सारी क्वांटिटी नहीं आती, और ना ही उसकी सेम एक्सपायरी डेट होती है और ना ही सेम प्राइस होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, वो आज मेरे पास उसकी 10 क्वांटिटी आई है, तो उसकी जो प्राइस मेरे पास लग के आई है वो मुझे 100 रुपीज़ लग के आई है। तो अब हो सकता है कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद वो प्रोडक्ट मुझे दोबारा मंगवानी पड़े। अब वो प्रोडक्ट मैं जो दोबारा मंगवाता हूँ उसकी क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी 10 आई थी, तो अब उसमें से 8 आइटम सेल हो चुके हैं, 2 आइटम पड़े थे, तो मैंने कहा और मंगवा लेता हूँ। 20 आइटम का मैंने ऑर्डर दे दिया। अब 20 आइटम जो न्यू प्राइस के साथ आया, वो पहले फॉर एग्जांपल 100 प्राइस थी, तो अब उन्होंने कहा नहीं, इसकी प्राइस बढ़ गई है, 110 प्राइस मुझे आई है। तो इसको मतलब है, लाजमी बात है मैं सेल प्राइस भी बढ़ा दूंगा। अब 2 आइटम मेरे पास पहले पड़े थे जो कि पहली प्राइस के मुताबिक थे और पहली डिटेल के मुताबिक थे। अब न्यू जो मेरे पास स्टॉक आया है वो 20 आइटम्स आए हैं, तो उनकी एक्सपायरी भी डिफरेंट होगी, उनकी मुझे जो परचेजिंग प्राइस पड़ी है वो भी डिफरेंट होगी, तो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इसी तरह इनकी डेट जो इनकमिंग डेट है, यानी जब ये मेरे पास आ रही हैं, तो इनकी डेट और है और वो उनकी डेट और थी। तो इसलिए मैं तमाम की जो डिटेल है इनवॉइस के साथ डिटेल जो प्रोडक्ट की बनती है कि कब कौन सा प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ़ उसकी क्वांटिटी आई, किस डेट को आई और उसकी एक्सपायरी क्या थी, मुझे प्राइस क्या उन्होंने परचेजिंग प्राइस क्या दी, तो वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा इसके अंदर ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ये जो परचेज प्राइस होगी, ये दरअसल परचेजिंग प्राइस होगी, क्वांटिटी के कितनी क्वांटिटी आई, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी, तो वो प्रोडक्ट वाले ही टेबल से मैं उठा लूँगा, मुझे बार बार यहाँ पे इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे चीज़ रखनी चाहिए वो इनवॉइस आईडी, क्योंकि आप देखें मैंने लास्ट टाइम वहाँ से इनवॉइस आईडी रिमूव करवा दिया था, क्योंकि दरअसल यहाँ पे इनवॉइस आईडी आनी चाहिए कि ये जो आपकी प्रोडक्ट आई है, अब सेम प्रोडक्ट आपकी हो सकता है कि 10 बार आए, तो हर बार उसकी इनवॉइस जो होगी वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट इनवॉइस से बिलोंग करती होगी। सेम प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसी सेम प्रोडक्ट को बार बार मंगवा सकते हैं, आपके पास जब ख़त्म होने लगेगी या ख़त्म हो जाएगी तो आप दोबारा ऑर्डर करेंगे तो वो डिफरेंट इनवॉइस के साथ लिंक करती होगी। तो इनवॉइस आईडी आ जाएगी। और मुझे यहाँ पे क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, सोचें ज़रा। उसके बाद आई थिंक सो जो प्राइस है वो मैंने रख दी है। तो इनवॉइस आईडी, बाकी इनवॉइस की जो डिटेल है कि ये डेट किस डेट को आई थी, तो वो सारी तो वहाँ से इनवॉइस आईडी से आ जाएगी। यानी इनवॉइस आईडी हमारी क्योंकि इनवॉइस से लिंक कर रही होगी, तो इनवॉइस वाला जो परचेज इनवॉइस वाला टेबल है, इससे मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मुझे एक बार देखने दें कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए।
हाँ, कंपनी आईडी भी रख देता हूँ ताकि यहाँ पे कंपनी आईडी रखूँगा तो मुझे पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है। वैसे आई थिंक सो कंपनी आईडी हम एक जगह भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो सेम किसी से बिलोंग करता होगा। यहाँ पे रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, वरना आपकी इनवॉइस आईडी में भी ऑलरेडी आप कंपनी आईडी रखवा चुके हैं तो आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आई थिंक सो और तो हमारी कोई चीज़, हाँ एक्सपायरी देखा, एक्सपायरी हमें यहाँ पे रखनी चाहिए। एक्सपायरी डेट क्या, एक्सपायरी या आप एक्सपायरी डेट लिख लें, पूरा लिख लें जो आप रखना चाहें। अच्छा ये थोड़ा सा आई थिंक सो कहीं मैंने ब्लंडर किया हो तो आपने नहीं करना। किसी एक चीज़ को आपने लेके चलना है कि या तो आप अंडरस्कोर लिखा करें, ठीक है, अंडरस्कोर के साथ लिखा करें, या अपनी प्रैक्टिस एक ही बना लें कि आप अंडरस्कोर यूज़ नहीं करते तो स्पेस तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप पहला करेक्टर जो है दूसरे वर्ड का आप वो अपर केस में कर दिया करें। जैसे पर एक्सपायरी डेट इस तरह लिख रहा हूँ, तो या तो आपने एक ही चीज़ यूज़ करनी है। अगर आप अंडरस्कोर यूज़ करें तो फिर हर जगह ही अंडरस्कोर यूज़ करें ताकि आप कहीं पे फिर बाद में गलती ना करें या आप ख़ुद कंफ्यूज ना हो के बैठे हों। अच्छा ये चीज़ तो अब एक्सपायरी डेट आ गई। अब यहाँ पे जस्ट मैं स्टेटस रख दूँगा। वैसे यहाँ पे स्टेटस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम रख देते हैं क्योंकि कहीं से हम इनवॉइस को रिमूव करेंगे तो जब इनवॉइस को हम इनएक्टिव करेंगे तो उससे रिलेटेड हर जगह प्रोडक्ट जो उस रिलेटेड पड़ी होंगी वो भी हम क्या करेंगे, उनको भी डिसेबल करेंगे, या आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पर एक किस्म का हम उसको डिलीट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी वही 1 रख सकते हैं एक्टिव के लिए, और आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख सकते हैं कि अगर आपने खुद से जो इंसर्ट कर रहा है उसके कहने पे अगर आपने इसको एक्टिव नहीं करना, वरना आप क्या कर सकते हैं इसको 1 कर सकते हैं कि जैसे ही ऐड हो तो ये एक्टिव हो जाए। तो 1 फॉर, वैसे तो याद ही रह जाना है, 1 फॉर एक्टिव है। और तो मुझे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अगर यहाँ पे रखना चाहें ऐड ऑन, कब ऐड हुई, किसने ऐड की, या डिलीट, अपडेट वगैरह, तो आई थिंक सो यही चीज़ें होनी चाहिए। हाँ यहाँ पे वो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है वो बल्कि मैंने वहाँ पे रखवा लिया था, बैच नंबर, या अगर अलग अलग आप समझते हैं कि हर बार जो बिल के साथ आता है उसका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या आपका जो बैच नंबर होता है वो अलग अलग होता है, तो वो आप यहाँ पे भी रखवा सकते हैं। वैसे नॉर्मली एक प्रोडक्ट का सेम ही होना चाहिए, या क्योंकि सेम नहीं चलेगा तो फिर हमें थोड़ा सा अपना जो कोडिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हैंडल किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसको हमने यहाँ पे देख लें, इंटीजर 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 प्राइस, क्योंकि अगर पॉइंट्स में नहीं है तो ये भी इंटीजर, ये हमारा डेट टाइम में आ जाएगा, बल्कि टाइम तो नहीं होगा, सिंपल डेट होगी एक्सपायरी में, और स्टेटस ऑलरेडी हमारा इंटीजर, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टेबल है वो हम टेबल बनाएंगे कस्टमर के लिए। अभी देखें मैं प्राइमरी की और फॉरेन की जो रिलेशनशिप है टेबल के दरमियान में, वो एक टेबल के दरमियान में आपको बनाना सिखा दिया है, बाकी टेबल में बाद में मैं बना लूँगा क्योंकि फिर और टाइम लगेगा, वो बाद में मैं ख़ुद से बना लूँगा। आपने क्योंकि एक टेबल का बनाना सीख लिया है तो आप बाकी टेबल्स का ख़ुद से बना सकते हैं जब आप ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, घर पे बना रहे होंगे। तो कस्टमर का जो टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, तो मैं सिंपल उसको आईडी ही ले लूँगा। आप अपने हिसाब से अगर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी लेना चाहें या CUST अंडरस्कोर आईडी लेना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेम आ जाएगा, इसकी जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट कहेगा कि मुझे ये रखवानी है, या आपको जो जनरली बेहतर लगे, जैसे इसका कॉन्टैक्ट भी रखवा लेता हूँ मैं, इसका एड्रेस भी अगर वो रखना चाहे तो रख सकता है, वरना आप सिटी अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे सिटी, टाउन, स्ट्रीट नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह। अच्छा नेक्स्ट मुझे इसके अंदर कस्टमर की आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस हो गया, और इसके अलावा मुझे इसके अंदर जो चीज़ें रखनी चाहिए वो इसका बैलेंस रख लेना चाहिए।
क्योंकि इसमें ये जो हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, इसमें हमारे पास जो कस्टमर है वो उधार पे भी चीज़ें लेके जा सकता है, ठीक है। यानी ये कंसेप्ट है, अगर ना हो तो फिर तो कस्टमर का कोई बैलेंस नहीं होगा। यानी एक किस्म का यहाँ पे बैलेंस वो वाला शो हो सकता है जो बकाया जाता है, या ये वो वाला शो हो सकता है यानी क्रेडिटेड होगा या डेबिटेड होगा। यानी या तो उसने हमारे देने होंगे तो हम वो बैलेंस यहाँ पे शो करवाएंगे कि ये बैलेंस जी उसने ना हमसे उधार लिया था, तो या उधारा सामान लेके गया था तो ये उसने पैसे देने हैं, वो वाला बैलेंस होगा। या उसने फॉर एग्जांपल हमें कोई ऑलरेडी हमने उससे कोई उधार लिया हुआ है, या हमारी उसकी ऑलरेडी अमाउंट हमारे पास आई हुई है और हमने उसे बाद में कोई प्रोडक्ट देनी है, उसने ऑलरेडी जमा करवा दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस उसका ऐड करके रखेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस दो तरह का हो सकता है कि वो हो सकता है उसने हमारा देना हो या हमने उसका देना हो, तो फिर यहाँ पे हमें बैलेंस टाइप भी लाजमी बात है स्टोर करवानी चाहिए कि इस बैलेंस की टाइप क्या है, कि हमने उससे लेना है या उसने हमें देना है। तो बैलेंस टाइप के लिए आप वैल्यू यहाँ पे सिंपल स्टोर करवा सकते हैं 1 या 0, ठीक है। मतलब 1 आप कह सकते हैं कि 1 होगा कि उसकी अमाउंट हमारे पास जमा है, और 0 का मतलब होगा कि उसने हमें अमाउंट देनी है। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ें ऐड करवानी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ये आ सकती हैं, जैसे ऐड ऑन, ऐड बाय। तो ये कस्टमर कब ऐड हुआ था, किसने ऐड किया था, तो वो चीज़ें भी आप ऐड करवाना चाहें तो मेरे ख्याल में हम ऐड ऑन जस्ट कर लेते हैं कि हमें पता हो कि ये कस्टमर किस डेट को हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था। तो इसको करंट टाइम स्टैम्प में हम क्या कर लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं करंट टाइम स्टैम्प। यहाँ से भी आप टाइम स्टैम्प कर लें, बेहतर है। ठीक है। और स्टेटस वही है कि हम इसको 1 और 0 रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे नेम को वर्चर करना चाहिए और इसकी लेंथ 512। कॉन्टैक्ट भी मैं कर लेता हूँ, और इसकी मैंने कहा था कि 11 या 12 या 13 आप कुछ भी रख सकते हैं। एड्रेस को टेक्स्ट कर दें, बेहतर है। बैलेंस इंटीजर अगर पॉइंट्स में आप वैल्यूज़ नहीं लेते, और बैलेंस टाइप भी इंटीजर, और ये हमारा ठीक हो गया। ये हमारा कस्टमर आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोडक्ट रिलेटेड मेरे माइंड में एक और चीज़ आ रही है कि प्रोडक्ट रिलेटेड जैसे आप कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट में देखते हैं कि कमेंट्स भी होते हैं और रेटिंग भी होता है। तो उसमें अगर उस रिलेटेड आप टेबल ऐड करना चाहें तो आप टेबल ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट, हम उस टेबल का नेम रखना चाहें तो आई थिंक सो अभी जो माइंड में आ रहा है वो यही रख लेते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर रेटिंग या प्रोडक्ट अंडरस्कोर इन्फो या कुछ भी, या रिव्यू। यहाँ पे आप रिव्यू भी ले सकते हैं कि रिव्यू क्या है, प्रोडक्ट रिव्यू। तो प्रोडक्ट रिव्यू में हमारे पास उसी तरह एक आईडी आ जाएगी, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी जो हमें बताएगी कि ये किस प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू है। यहाँ पे हम रेटिंग ले लेते हैं, और रेटिंग की वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, 1 से 5 होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 रख देंगे। अगर यूज़र नहीं देगा रेटिंग तो हम उसको कंसिडर करेंगे। 0 तो वैसे नहीं कंसिडर करना चाहिए। हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। -1 होगा कि रेटिंग ये कंसिडर ही नहीं करेंगे वैल्यू, ठीक है। या आप कोई भी वैल्यू नहीं देगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी भी रहने, नल करवा दें, उसको नल भी रखवा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। और इसी तरह नेक्स्ट रेटिंग में वैल्यू वो स्टार पे क्लिक करेगा तो उस स्टार के बदले में हम वैल्यू यहाँ पे क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे 2 स्टार 3 स्टार, ठीक है। पॉइंट्स में भी अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं कि उसने 2.5 स्टार सेलेक्ट किया तो आप फ्लोट के अंदर भी इसको लेके जा सकते हैं, रियल में भी लेके जा सकते हैं। मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, फ्लोट लेना चाहूँ या रियल लेना चाहूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। डबल लेना चाहे मैं फ्लोट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, -1 पॉइंट, फिर मुझे 0 करना पड़ेगा आई थिंक सो, जब खुद ब खुद भी वो कर देगा। और यहाँ पे कमेंट्स,
क्योंकि साथ में आप देखें कि रेटिंग के साथ साथ हम कमेंट्स भी करवा रहे होते हैं, और एक प्रोडक्ट रिलेटेड क्योंकि मल्टीपल होते हैं तो मैं इसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डिटेल में ये प्रोडक्ट वाले टेबल में नहीं करवा सकता था, क्योंकि फिर तो रो रिपीट होती हर प्रोडक्ट के लिए। तो ये मुझे अलग से रखवाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट रिलेटेड 100 भी रिव्यूज़ आते हैं तो वो यहाँ पे क्या होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे। और कमेंट टेक्स्ट बेस बना देता हूँ। यहाँ पे एक और कॉलम भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कॉलम बल्कि दो ऐड कर लेते हैं। एक यूज़र आईडी हम कर लेंगे, अगर हमने एंड यूज़र को भी रजिस्टर, जैसे कस्टमर के अंदर मैंने ईमेल या यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी और पासवर्ड नहीं रखा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका कस्टमर जो है लॉगिन हो सकता है और लॉगिन होके वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, तो फिर आप वहाँ पे कस्टमर में ही उसको क्या कर सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड या कस्टमर यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। अलग से टेबल बनाना चाहें आप अलग से भी टेबल मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे फिर आप यूज़र आईडी रख सकते हैं कि ये किस कस्टमर ने, किस यूज़र ने ये वाले कमेंट्स और रेटिंग दी है। प्लस यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टेटस वाला रख दें, आप किसी का कमेंट्स या स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट आप ज़ीरो रख दें कि बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको डिसेबल रखेंगे, इनेबल आप खुद ही करेंगे कि किस कमेंट्स को इनेबल करना है। किसी का बैड कमेंट हो सकता है, बैड कमेंट के मतलब बैड मैनर्स में हो सकता है, तो फिर आप उसको शो भी ना करना चाहें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसको हर एक को कमेंट्स को शो करते जाएंगे तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक कमेंट्स हो। तो आप इसको ज़ीरो रख देंगे तो एडमिन रिव्यू करने के बाद ही इसको क्या करेगा, इनेबल करेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेबल सेव हो जाएगा। तो ये टेबल भी हमने बना लिया। अब कस्टमर के बाद वैसे हमने टेबल जो बनाना था वो कस्टमर डिटेल का बनाना था, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के ये यानी ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा जो इस पे फोकस है कि आप कोई भी जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, या जैसे ये मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं, या मेडिकल स्टोर वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले, या कोई भी ऐसी शॉप वाला इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहे तो उसके लिए हम डेटाबेस में ये जो चीज़ें हैं ये डालते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो कस्टमर है उसके साथ हमारी लेन देन भी चलती है। आजकल तो खैर बहुत सी ऐसी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स भी हैं जो क्या करती हैं, हमें मंथली बेस पे या वीकली बेस मंथली बेस पे हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करती हैं, हमें देती हैं, यानी किस्तों के ऊपर वो हमें चीज़ें देती हैं। तो उसमें भी कस्टमर का लाजमी बात है हमें डिटेल रखनी पड़ेगी कि कब कब उसने कौन कौन सी पेमेंट हमें की है। तो कस्टमर डिटेल वाला टेबल दरअसल वो वाला टेबल होगा जिसमें हम उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल रखेंगे। वैसे भी हम किसी कस्टमर अगर हम उस हिसाब से ना देखें, इस हिसाब से देख लें कि एक कस्टमर है जो बार बार हमसे चीज़ें परचेज़ कर रहा है, तो हम कस्टमर वाले टेबल में उसको बार बार रखें, क्योंकि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड हम कस्टमर वाले टेबल में रखवा देंगे। बाद में मैं उसको स्टोर भी कर लेता हूँ, उन कॉलम्स को ऐड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम कस्टमर जब बार बार कोई कस्टमर परचेज़ करेगा तो वो हम यहाँ पे उसकी डिटेल में जाके उसकी इन्फो लिखेंगे कि ये वाला ऑर्डर जो है इस कस्टमर के साथ लिंक करता है, ताकि हम किसी कस्टमर का देख सकें कि कौन सा कस्टमर है जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा लॉयल है, यानी कौन सा हमसे सबसे ज़्यादा परचेजिंग करता है या किसने हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो ये चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसी तरह आईडी, फिर उसके बाद आ जाएगा कस्टमर आईडी। ये मुझे वो बताएगा कि कौन सा कस्टमर है, यानी ये यहाँ पे फॉरेन की के तौर पर होगा और कस्टमर वाले में इसकी डिटेल पड़ी होगी। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएगी कि उसने करंटली जो एक्टिविटी परफॉर्म की है वो कौन सी डेट को की है। तो ये ऐड ऑन कर लें या आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रांजैक्शन डेट कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी डेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ कि जैसे ही ये ऐड होगी तो मैं इसको डेट टाइम वहाँ से भी खैर ऐड करवा सकता हूँ,
क्योंकि वहाँ से इसलिए कि हो सकता है कि मैं करंट डेट टाइम और हो, क्योंकि एक दिन पहले उसने एक्टिविटी की लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैंने किसी पेज पे लिख लिया और मैं दूसरे दिन ऐड कर रहा हूँ, तो मैं डेट और टाइम खुद सिलेक्ट करूँगा। तो उस सीन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर आज वाली डेट टाइम तो स्टोर नहीं करनी। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको वो जो आपका क्लाइंट है वो बनवा रहा है और वो कहता है कि नहीं मुझे डेट टाइम का आप खुद से सिलेक्ट करने वाला दें, तो फिर वो आप उसे खुद से सिलेक्ट करने वाला भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। मैंने अभी करंट टाइम स्टैम्प कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें क्या होना चाहिए, कस्टमर डिटेल में। कस्टमर डिटेल में अब जो चीज़ आएगी वो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएगी कि उसने कितने अमाउंट की ये ट्रांजैक्शन की है, या ये जो करंटली ऑर्डर था वो कितनी अमाउंट का था। ये या ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, वो पैसे आके हमें जमा करवाता है या हम उसको कोई पैसे देते हैं। तो अमाउंट या बैलेंस भी आप उसको लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट टाइप भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये वो अमाउंट हमें कोई दे के जा रहा हो या हमसे ले के जा रहा हो, तो डिपेंड करता है ना। तो क्योंकि हम जो अपनी कंपनी है उसको भी एज अ कस्टमर इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने कहा था उसको आप अलग से डील ना करें। कंपनी को भी आप अपना एक कस्टमर समझें, हालांकि उसके कस्टमर तो हम हैं, लेकिन हम उसको इस तरह लेके चलेंगे तो हमारी डिटेल भी यहाँ पे उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे कि वो हमसे जब जब अमाउंट लेके जाएगी तो यहाँ पे अमाउंट टाइप हम ऐसी रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो हमारा कंपनी है ये हमसे इस डेट को अमाउंट इतनी लेके गई थी। तो अमाउंट टाइप आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा अमाउंट टाइप, या आप ये भी रख सकते हैं कि करंट अमाउंट क्या थी जो उसकी ऑलरेडी चल रही है। हो सकता है ना वो ऑलरेडी हमारे पास उसकी कोई करंट अमाउंट चल रही हो, तो करंट अमाउंट क्या चल रही है, फिर उसके बाद अब उसने किस अमाउंट की करंट अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, बल्कि ये प्रीवियस अमाउंट होनी चाहिए कि प्रीवियसली उसकी अमाउंट क्या थी, करंटली जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या अमाउंट है, और उसके बाद न्यू बैलेंस, करंट बैलेंस, न्यू अमाउंट कर लें, या इसके लिए और भी आप कुछ बेहतर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट डेट भी आ गई। अब इसमें से कोई चीज़ हम स्किप कर रहे हों, हाँ, इस ट्रांज़ैक्शन को हम किसी भी लिंक करना चाहें, यानी यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली एक तो हो सकता है कि वो हमें आके पैसे देगा, तो उसको हमने क्या करना है कि उसको हम डेली बेसिस एक्टिविटी के साथ लिंक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कुछ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें रोज़ाना यानी डेली बेसिस पे भी कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ अपनी रखनी होती हैं, स्टोर करनी होती हैं, तो हम उसको भी लेके चल सकते हैं। वरना हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट ऑर्डर का तो रख सकते हैं कि ये कब ऑर्डर परफॉर्म हुआ था, ठीक है। या हम साथ में एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, तफसील। तफसील में दरअसल क्या आएगा, तफसील में ये चीज़ आ जाएगी कि उस रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पे तफसील, या आप क्या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन, बेहतर वर्ड डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होगी जो हमारी इस अमाउंट रिलेटेड जो भी बात होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन लेके आया है बाय चेक का है, या मैं कोई भी साथ में हिंट लिखना चाहता हूँ जिससे मुझे ये याद रहे कि ये कब अमाउंट आई थी या किस हिसाब से ये अमाउंट आई थी, तो वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस आप कर सकते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब होगा कि ये किसी ऑर्डर के साथ लिंक करती है, यानी ये अमाउंट जो है जब ऑर्डर को लेगा और उस वक्त ये अमाउंट आके ऐड होगी पेंडिंग अमाउंट, या उसने जो अमाउंट उस वक्त दी है, तो क्या ये अमाउंट उस ऑर्डर से लिंक करती है या किसी और चीज़ से लिंक करती है, तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। यानी रेफरेंस में हमारे पास ऑर्डर भी हो सकता है या किसी और चीज़ का रेफरेंस हो सकता है। और नेक्स्ट आई थिंक सो स्टेटस ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटीजर 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 इंटीजर। यहाँ पे इसको आप टेक्स्ट कर दें, वर्चर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी। ये आपका इंटीजर रहेगा, रेफरेंस आप देंगे कोई ना कोई। स्टेटस, और स्टेटस पर डिफ़ॉल्ट हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। आई थिंक सो यही चीज़ें होनी चाहिए। बाद में एक बार रिव्यू करूँगा कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल रहते हैं हमारे पास वो है ऑर्डर का टेबल। ऑर्डर वाले टेबल के अंदर हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे उसको मैं सिंपल इनवाइस भी अब कर सकता हूँ जहाँ पे परचेज़ इनवाइस, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे माइंड में नाम आ गया कि मैं इनवाइस नहीं रख रहा बल्कि यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, ऑर्डर रख रहा हूँ। तो टेबल का नेम तो उसका मैं सिंपल भी इनवाइस रख सकता था। चलें ठीक है, यहाँ पे आईडी आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर आईडी। सिंपल ऐसे कर लें, कस्टमर आईडी के किस कस्टमर ने ये ऑर्डर परचेज़ किया, फिर उसके बाद ऑर्डर डेट, किस ऑर्डर को किस डेट को ये ऑर्डर हुआ है। आप टाइम भी रखना चाहें तो टाइम भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है हमारा क्लाइंट। वो कहता है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम भी आए तो एग्जैक्ट टाइम भी आ सकता है। फिर ऑर्डर डेट टाइम आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको बेहतर है कि क्या सिलेक्ट कर लें, डेट टाइम, या अलग से भी आप टाइम का कॉलम बनाना चाहें तो अलग से टाइम भी बना सकते हैं, या आप इसको भी करंट टाइम स्टैम्प कर सकते हैं क्योंकि जिस टाइम वो हो रहा है। या इसमें भी वो सिनेरियो है कि आप अगर ऑर्डर बाद में जाके कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं तो फिर आप डेट और टाइम खुद सेलेक्ट करें तो बेहतर है, वरना आप ये करंट टाइम स्टैम्प भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होना चाहिए, आई थिंक सो मुझे इसके अंदर बेटर ऐसे चलना चाहिए, ऑर्डर डेट अलग रख लेनी चाहिए और जो डेट टाइम है ये मैं अलग से स्टोर कर लूँगा। डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह लेके चल सकते हैं, वैसे भी लेके चलें तो मैं ज़रा और तरह से सोच रहा हूँ। तो मैं इसको करंट टाइम स्टैम्प को, क्योंकि हो सकता है कि वो एक दिन बाद अगर ऐड करे तो वो खुद डेट सिलेक्ट करना चाहेगा कि मैंने ये किस डेट का ऑर्डर पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये जस्ट और जस्ट मैंने क्योंकि स्टार्ट में तो बिल्कुल ई कॉमर्स का नाम ले लिया था, तो ये आपके दोनों चीज़ों को हैंडल करता है कि आप जस्ट ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट यानी जो ऑनलाइन कोई भी कस्टमर आके ऑर्डर पुट करता है तो उसमें थोड़ी चीज़ें थोड़ा सा चेंज होगा। मैं इसमें ऐसा इस डेटाबेस को बना रहा हूँ जो हमारा ई कॉमर्स के लिए भी चल सके, ठीक है, जो कस्टमर ख़ुद से ऑर्डर आके पुट करता है, और उसके लिए भी चल सके जहाँ पे मतलब कस्टमर क्या करता है कि या तो कॉल करके ऑर्डर करता है या वो क्या करता है कि ख़ुद शॉप पे जाता है और वहाँ पे जो शॉप वाला पर्सन है वो अपना कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ कर रहा है और उसको कहता है कि मुझे ये फ़लाँ चीज़ें परचेज़ करनी है, तो उससे बिल वगैरह ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन तो नहीं सॉरी कंप्यूटराइज बिल वगैरह जनरेट करवाता है। तो उस सिस्टम के लिए भी ये क्या रहे, ये डेटाबेस हमारी काम करेगी। और ई कॉमर्स के लिए भी, ई कॉमर्स के लिए आप थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और जैसे मैंने कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी भी इसमें ऐड करवा दी हैं थोड़ी सी, और जैसे मैंने कस्टमर में कहा कि आप वहाँ पे क्या रख सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फिर आपको ऑर्डर डेट रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली करंट टाइम स्टेप भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो वैसे ही ऑर्डर क्या हो जाएगा
मतलब उसी वक्त ही ऑर्डर क्या हो जाएगा, जाके इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। और नेक्स्ट फिर उसमें तो हमें ई कॉमर्स में यहाँ पे लेके चलूँ तो फिर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लैग भी यूज़ करने पड़ने हैं, जैसे पेंडिंग, बल्कि मैं उसको भी आपको करवा के यहाँ पे बना के दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ऑर्डर डेट के बाद यहाँ पे मैं करूँगा फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी आ गया, ऑर्डर डेट, अमाउंट कितनी बनी थी, टोटल अमाउंट कर लें, या इसको क्या कहते हैं, आई थिंक सो, एक नाम था मेरे जहन से उतर गया, प्राइस कर लें अभी सिंपल, फिर मेरे माइंड में वो नाम नहीं आ रहा। उसके बाद कोई आपने उसको डिस्काउंट दिया तो कितने का डिस्काउंट दिया वो आ जाएगा। उसके बाद उसकी नेट अमाउंट या नेट प्राइस क्या बनी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कोई टैक्स भी अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे टैक्स भी कर सकते हैं। अगर कुछ कहीं कहीं हमें टैक्स भी ऐड करना होता है तो हम वहाँ टैक्स या शिपिंग कॉस्ट भी आप ऐड करना चाहें, जैसे ई कॉमर्स के हिसाब से देखेंगे तो शिपिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे भी मुझे इसको अंडरस्कोर के साथ ही रखना चाहिए। आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स, नेट प्राइस। उसके बाद हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए, हाँ, ये यहाँ भी वैसे तो हम कस्टमर में जाके कस्टमर डिटेल में वो चीज़ रख देंगे, लेकिन यहाँ भी ऐड करवा देते हैं कि अगर कस्टमर पूरी पेमेंट नहीं दे रहा तो उसने कितनी अमाउंट, कितनी प्राइस ऐड करवाई है, यानी पेड कितना की है, पेड प्राइस या पेड अमाउंट, पेड अंडरस्कोर अमाउंट, और नेक्स्ट हमारे पास ड्यू अमाउंट कितनी रह गई या पेंडिंग अमाउंट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होनी चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, जैसे ऐड ऑन, तो ये मैं टाइम स्टैम्प कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगर मुझे बाद में ये हर जगह अंडरस्कोर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम जगह अंडरस्कोर यूज़ किया है, तो मुझे बाकी भी जहाँ अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया तो मैं वहाँ पे अंडरस्कोर कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। नेक्स्ट इसमें अभी मेरे माइंड में तो कुछ नहीं आ रहा, आई थिंक सो ठीक ही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टेटस, अब इसमें हाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें कह रहा था कि जैसे ई कॉमर्स के हिसाब से है तो पहली बार वो जब एक एडमन देखेगा तो इसको प्रोसेसिंग में डाल देगा, तो वहाँ पे हम इसका स्टेटस कुछ और यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस लेके चलता हूँ कि ऑर्डर स्टेटस की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ 1 फॉर पेंडिंग, 2 फॉर अंडर प्रोसेसिंग, 3 फॉर शिपिंग प्रोसेस, यानी हमने उसको कर दिया है 1 फॉर पेंडिंग, 2 फॉर अंडर प्रोसेसिंग, 3 फॉर शिपिंग, 4 फॉर एग्जाम्पल 4 फॉर सक्सेस या डन, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने
ऑर्डर का स्टेटस रख दिया। और एक और चीज़ कि अगर हमें ये वापस आती है तो उसके लिए हमें क्योंकि वापसी की इंफॉर्मेशन भी रखनी है। ये जब हमारे पास प्रोडक्ट वापस आएगी तो यही सेम जो है ऑर्डर, ये हमने क्या ले जाना है, उसके अंदर ऑर्डर यानी वापसी के अंदर लेके जाना है और इसकी अमाउंट हम वापस करेंगे उसको। तो इधर हम एक और इस तरह का रख दें, ऑर्डर टाइप रख देता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है ये रिटर्न ऑर्डर है या नहीं। क्योंकि हमें कोई ऑर्डर रिटर्न होगा तो उसको हमने रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखता हूँ, तो 0 फॉर नॉट रिटर्न, 1 फॉर रिटर्न ऑर्डर। ये ऑर्डर पूरा भी रिटर्न हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी रिटर्न हो सकती है। तो उस रिलेटेड जब पूरा ऑर्डर रिटर्न होगा तो हम पूरे ऑर्डर के लिए रिटर्न रख देंगे। और कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही हो तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना है। आई थिंक सो अभी इसको भी हम सेव कर लेते हैं। बाकी आप देख लें कि मैंने जो डेटा टाइप रखी हैं वो ठीक रखी हैं। तो इसको हम कर लेते हैं सेव। कहाँ हमने, हाँ टेबल का नेम ऑर्डर रखा हुआ है, एस बढ़ा दें, ऑर्डर्स कर दें, क्योंकि ये भी कीवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऑर्डर डिटेल का। उसमें इस ऑर्डर रिलेटेड जो हमारी डिटेल होगी वो आएगी, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह। अब इसमें भी सबसे पहले तो वही मैं उसी तरह आईडी लूँगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी यहाँ बल्कि ऑर्डर आईडी एंड पे भी आप कर सकते हैं ऑर्डर आईडी। ये दरअसल के ये वाला जो प्रोडक्ट है या ये वाला जो ऑर्डर की डिटेल है ये किस ऑर्डर्स के साथ लिंक करती है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगी। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी कि किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी ली गई है और किस प्राइस पे वो ली गई है। यहाँ पे आप साथ में परचेज़ प्राइस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी रीज़न ना भी करें तो बाद में आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप रखवा देंगे तो एक कॉलम आपका ऐड हो जाएगा, तो आपको जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो आसान हो जाएगा। ना भी करवाएं तो आप फिर जॉइंस लगा के ऑलरेडी जॉइंस लगा के भी आप प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परचेज़ प्राइस और सेल प्राइस आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आई थिंक सो वैसे परचेज़ प्राइस क्योंकि हमने जिस तरह का सिस्टम बनाया है तो हमें यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये वेरी करेगा हमारी हर इनवॉइस में। परचेज़ प्राइस क्या हो सकती है, सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है। तो हमें परचेज़ प्राइस बाद में हम क्या कर लेंगे, उसकी एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, परचेज़ प्राइस उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेल प्राइस, यहाँ पे ले आता हूँ प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल प्राइस, और मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, इसका स्टेटस चाहिए होगा। इसका स्टेटस भी जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखूँगा और इसका स्टेटस 1 फॉर रिटर्न होगा। कि ये जो एक ऑर्डर में से कोई आइटम भी, एक आइटम भी रिटर्न हो सकता है ना। तो अगर एक आइटम भी रिटर्न हुआ तो वो हम क्या करेंगे, रिटर्न में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मेरे माइंड में भी जैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसका सलूशन फिर हम अलग से टेबल यानी जो रिटर्न प्रोसेस है उसके लिए अलग टेबल भी बना सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं।
क्योंकि देखें यहाँ पे हो सकता है कि वो क्वांटिटी 4 ली हो इस प्रोडक्ट की, तो उसमें से रिटर्न अगर एक क्वांटिटी क्या करता है तो मैं इस पूरी रो को तो रिटर्न में नहीं डाल सकता ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेरे माइंड में आता है वो अलग से टेबल ही आता है, तो वो अलग से टेबल भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, वन फॉर रिटर्न। अलग से टेबल ही हम बनाएंगे। चलें, अगर ये पूरा रिटर्न हुई रो तो हम यहीं से भी क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन अलग से मैनेज कर रहे हो तो बेहतर है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी भी इंटीजर डेटा टाइप, इसकी भी इंटीजर, इसकी भी इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर। और मुझे यहाँ पे क्या चीज़ रखवानी चाहिए, कोई चीज़ रखवानी चाहिए, आई थिंक सो नहीं। तो इसको भी सेव कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कोई टेबल रह गया, आई थिंक सो कोई टेबल नहीं रह गया। यहाँ हमें कोई टेबल बनाना चाहिए। यहाँ पे भी आप डिस्काउंट रखना चाहें तो डिस्काउंट रख सकते हैं। तो इसका भी नाम है, यहाँ पे प्राइस ही कर देता हूँ। इसका नाम एक तो प्राइस कर दें सिंपल, और क्योंकि आप परचेज़ प्राइस तो रखवा नहीं रहे, और साथ में डिस्काउंट भी रखना चाहें कि आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो आप डिस्काउंट भी रख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने इस प्राइस पे, इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया है, तो आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं डिस्काउंट का, जैसे डिस्काउंट। ये देखें कि अगर आप बाद में, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला टेबल किधर गया, ऑर्डर डिटेल, स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये ऐड होना चाहिए प्राइस के बाद, तो प्राइस के बाद ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्राइस के बाद डिस्काउंट। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक जो एक ज़रूरी जो टेबल होते हैं और ज़रूरी जो कॉलम्स होती हैं, ज़रूरी जो फील्ड्स होती हैं, उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि किस तरह हम एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी शॉप पे चल सके, लाजमी नहीं है। ई कॉमर्स से रिलेटेड भी हमारी तकरीबन जो टेबल्स हैं और डेटाबेस वो सारी सेम होंगी, वो चीज़ें भी मैंने डाल दी हैं। या हम कोई भी किसी किस्म का स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें भी जहाँ पे एडमन ही तकरीबन सारी चीज़ें डील कर रहा है, या वो जो वहाँ पे मैनेजर है वो कस्टमर के बिल्स वगैरह वहीं पे जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी हैं, डिस्क्राइब कर दी हैं। और हम कैसे इस टेबल को बनाएंगे, और बाकी जो रिलेशनशिप है टेबल्स के दरमियान में एक में बनाना सिखा दिया है, तो बाकी में आप ख़ुद बना लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।